फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन जॉब मिशन में स्वागत है। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। एग्ज़ाम जितने भी आप देख लेंगे, DSSS हो, हरियाणा PTI का हो, UP TGT का हो या UP PGT का हो, या फिर आप राजस्थान PTI का ले लें, NVS KVS का ले लें, जितने भी क्वेश्चंस अब एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने की कोशिश की है। इस वीडियो के बाद जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से लगा लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ज़रूर कह दे रहे हैं कि जितना भी आप देख रहे हैं तो उन्हें लिखते ज़रूर चलें। हम ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। जो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे नंबर दिया है, आप यहाँ पर मैसेज हमको कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो आइए हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके हिंदी में कहेंगे हम परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, आपने बहुत सुना होगा स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे ये सिस्टम क्या है। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, या ये समझिए ऐसे ऑर्गन का ग्रुप जिसमें सिमिलर से फंक्शन होते हैं, जिसमें एक जैसे काम होते हैं। तो उन ऑर्गन का जो ग्रुप होता है उसको हम ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम वीडियो में भी बताते रहेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वो भी आप अपनी ही लैंग्वेज में लिखते चलें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने दिया है सिस्टम को कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन। अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी का यहाँ पर मीनिंग क्या है? हिंदी में कहेंगे उसे परिसंचरण। तो यहाँ पर जो परि है इसके दो भाग में अगर तोड़ेंगे, एक परि हो जाएगा, एक संचरण हो जाएगा। तो परि का मतलब है चारों ओर और संचरण का मतलब है घूमने वाला। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में वो ऑर्गन का एक ग्रुप जो चारों तरफ घूमता रहता है, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। उन ऑर्गन का जो ग्रुप बना हुआ है उसको हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर और समझ लीजिए, वो ऑर्गन का ग्रुप जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कराता हो, किसी न किसी चीज़ का परिसंचरण कराता हो। किसका कराएगा वो आप लोग जानते हैं, ब्लड का कैसे कराएगा उस सब पे बात होगी। आप वीडियो पूरी ज़रूर देखें बगैर स्किप किए हुए। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है ब्लड के बारे में। ब्लड को कहते हैं रुधिर, या हिंदी में कह सकते हैं रक्त, खून। इस ब्लड इज़ ए लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन। ये जो है लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। फिर हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में या रुधिर वाहिका के बारे में। यहाँ पे समझ लें, अभी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा जो एक मिनट ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो आप देख रहे हैं लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन लिखा है। जैसे हमारा हार्ट काम करता है, किडनी काम करती है, पेनक्रियास काम करता है, गॉल ब्लैडर काम करते हैं, वैसे ही ब्लड भी काम करता रहता है। ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। साइंस कहती है ब्लड ऑर्गन की तरह काम करता है, लेकिन ये एक लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ये तरल अवस्था में पाया जाता है। तो पहला ऑर्गन हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हार्ट। तो जो हार्ट है एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें, जब जो हमारे वहाँ मोटर लगा होता है जो पानी खींचता है, तो वो पानी खींचता है। पानी खींचने के बाद हम वो सप्लाई कर देता है और हमको पानी टोटियों के थ्रू मिलता है। तो यहाँ पर आप ये समझिए, जो हमारा मोटर है वो एक हार्ट है और जो पानी है वो लिक्विड है।
और जो टोटियाँ हैं वो हमारी ऑर्गन है। अभी हम पाइप के बारे में, जिससे पानी आ रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो जो हम टोटियाँ पानी आ रहा है तो वो हमारे ऑर्गन है, ठीक है, जहाँ पे पहुँच रहा है पानी। और जिनके थ्रू आ रहा है पाइप के थ्रू, तो वो हमारी हो जाएंगी ब्लड वेसल्स। हार्ट जो है ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। ब्लड जो है हमारा 24 आवर 24 घंटे सिर से लेकर तलवे तक, जो हमारे जो पैर के तलवे होते हैं वहाँ तक सारा दिन घूमता रहता है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया तो क्या हो जाएगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी, इंसान मर जाएगा। ब्लड के अंदर बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं जो हमारे सेल और टिश्यू तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड घूमता है तो ब्लड के अंदर सारे कंपोनेंट भी घूमते हैं। वो कौन कौन कंपोनेंट्स हैं ये पूरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर पे ब्लड वेसल्स की। तो ये ब्लड वेसल्स को हिंदी में कहेंगे हम रुधिर वाहिका। ब्लड जिन डक्ट के थ्रू, जिन नलिकाएं के थ्रू, जिन नलिकाएं की सहायता से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है उनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। जो भी हमने आपको एग्जाम्पल देके समझाया कि वो पाइप के थ्रू जाता है पानी, तो वही ब्लड वेसल जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। इसको हम कॉमन भाषा में बोल सकते हैं नसें। जो हमारी नसें होती हैं, जिन्हें कहते हैं कि हमारी नस कट गई, खून निकलने लगा, तो वो ये नसें होती हैं। वो पतले पतले पाइप, पतली पतली नलिकाएं जिनके अंदर ब्लड सारा दिन घूमता रहता है, उनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और वो ऑर्गन जो ब्लड को पंप करके अलग अलग ऑर्गन के पास ट्रांसफ़र करने का काम करता है वो है हमारा हार्ट। और वो लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और वो सारे के सारे कंपोनेंट को हमारे ऑर्गन के बीच में सर्कुलेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ब्लड बोलेंगे। अब हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन की। रुधिर परिसंचरण। तो रुधिर परिसंचरण क्या होता है, सबसे पहले किसने बताया, वो बताया था विलियम हार्वे जी ने 1628 में। यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है विलियम हार्वे ने। कब की थी, 1628 में। अब बात करते हैं कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन की। जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एंजियोलॉजी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम एंजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसे कहेंगे, किसने खोज की थी, विलियम हार्वे ने। तो जो है इसके फादर भी विलियम हार्वे ही हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो जो हमारा ब्लड है वो हम जो इंसान की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग का ब्लड है वो हमारा ब्लड वेसल्स में बंद होता है, हमारा ओपन नहीं होता है, ब्लड वेसल्स में बंद होता है। तो जो ह्यूमन बीइंग या मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, तो वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये आपको याद रखना है। अगर आ जाए कि ह्यूमन बीइंग का या मैमल स्तनधारी कहेंगे हम जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, या कह सकते हैं जिनके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, तो उनका जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब बात करेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये डायरेक्टली सर्कुलेट होता है। मान लीजिए हमारा यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे लीवर है, तो यहाँ पर ये इनके ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे डायरेक्ट चलता रहेगा, ये ऐसे ऐसे डायरेक्ट चलता रहेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किस में पाया जाता है, ये ज़्यादातर काकरोच में पाया जाता है और ऑक्टोपस में पाया जाता है,
बटरफ्लाई में पाया जाता है और इंसेक्ट्स में भी पाया जाता है। अब हम बात करेंगे ब्लड की। ठीक है, ब्लड को हिंदी में क्या कहेंगे? रुधिर, रक्त या कहेंगे खून। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ब्लड से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहेंगे? ब्लड की जो स्टडी होती है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हेमेटोलॉजी। इसको कहेंगे हेमेटोलॉजी। यहाँ पर आप लॉजी शब्द होता है स्टडी, और कहीं पे भी आप हिम शब्द देखें या हिमेटो शब्द देखें तो आप समझ जाएं कि ये ब्लड से कनेक्ट है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ब्लड इज़ ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी आपको बता चुके हैं ब्लड इज़ ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। नीचे ब्लड इज़ ए लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन। हमारा जो है ब्लड एक तरल परिसंचरित अंग है। नेक्स्ट है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है हमारा वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों है? ब्लड जो है जब ऑर्गन है तो ऑर्गन कैसे बनता है? पहले जो है सेल बनती हैं, कोशिकाएं बनती हैं। पहले कोशिकाएं बनती हैं, सेल्स। जब ज़्यादा सेल हो जाती हैं, सेल का जो ग्रुप होता है उससे बनता है टिश्यू, ऊतक। कोशिकाओं के समूह से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू के समूह से ऑर्गन बनता है। तो यहाँ पर हमारा ये तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसका क्या काम है? आपस में जोड़ने वाला। संयोजी का मतलब है आपस में जोड़ने वाला। नेक्स्ट देखते हैं आप, ब्लड में जो सेल पाई जाती हैं, ब्लड में ज़रूर सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं? आपने पढ़ा होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब जो है ब्लड की सेल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड इज़ ए मीजोडर्मल ऑर्गन। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। रुधिर एक मीजोडर्मल अंग है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑप्शन मीजोडर्मल ऑर्गन कौन सा है। उसमें ऑप्शन कई थे, ब्लड था, लिवर, किडनी और पैनक्रियाज ये था, तो उसमें मीजोडर्मल ऑर्गन जो है ब्लड है। अब ये कैसे है, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप नीचे देख रहे हैं एक शब्द एम्ब्रो, इसे हिंदी में कहते हैं भ्रूण। ये भ्रूण क्या होता है? वो बच्चा जो है अभी पेट में है, जो अभी जन्म नहीं लिया है, अभी पेट में है, लेकिन जो है उसके ऑर्गन टिश्यू फॉर्म होना जो स्टार्ट होते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं बनते हैं। तो जब इस बच्चे का निर्माण होता है तो डायरेक्टली ऑर्गन नहीं बनते हैं, सबसे पहले 3 लेयर बनती हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ऑर्गन नहीं बनते हैं जो बच्चा पेट में होता है, सबसे पहले 3 लेयर बनती हैं। वो कौन कौन सी हैं? नीचे देखते हैं। इस तरीके से लेयर बनती हैं। आपको समझाने के लिए ये 3 लेयर हैं। जो अंदर वाली लेयर है ये है हमारी एंडोडर्म लेयर, बीच वाली जो हमारी लेयर है ये है मीजोडर्म लेयर, और जो बाहर वाली लेयर है वो है एक्टोडर्म लेयर। ठीक है, अब इन लेयर से जो जो ऑर्गन बनते हैं उनको हम बोल देते हैं, जैसे कि एक्टोडर्म से जो ऑर्गन बनेगा उसको हम बोल देंगे एक्टोडर्मल ऑर्गन, जो मीजोडर्म लेयर से बनेगा उसको हम बोल देंगे मीजोडर्मल ऑर्गन, और जो एंडोडर्म लेयर से बनेगा उसको हम बोल देंगे एंडोडर्म लेयर। तो यहाँ पर जान लेते हैं इन लेयर से कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं। सबसे पहले देखिए एंडोडर्म। एंडोडर्म लेयर से कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं? लिवर, लंग्स, किडनी, पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, ये सारे हमारे एंडोडर्मल ऑर्गन हैं। इसे हिंदी में देख सकते हैं आप, लिवर को यकृत, फेफड़े, गुर्दे, अग्नाशय कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मीजोडर्म। मीजोडर्म से जो है हमारी कार्डियक मसल्स बनती हैं, हृदय की पेशी, या कह सकते हैं हृदय बनता है। नेक्स्ट हमारा है रक्त, ब्लड भी हमारा मीजोडर्म लेयर से बनता है, इसीलिए इसको मीजोडर्मल ऑर्गन कहा गया है। और हमारी स्मूथ मसल भी मीजोडर्म लेयर से बनती हैं, जैसे कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई और हमारी स्टमक हो गया, ये सब जितनी भी स्मूथ मसल हैं वो मीजोडर्मल लेयर से बनती हैं। नेक्स्ट है
एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से स्किन हमारी बनती है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है आप देख सकते हैं। ब्लड के अंदर हार्मोन्स होते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है कि हार्मोन किस में घुले होते हैं, तो वो हमारे ब्लड में घुले होते हैं। विटामिन्स होते हैं, वाटर होता है, सेल होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, न्यूट्रिएंट होते हैं और मिनरल होते हैं। और भी कई प्रकार की गैसें होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट में हैं। और हमारा यूरिन भी होता है, मूत्र भी होता है। ये अलग बात है, यूरिन फिल्टर करके किडनी बाद में रिमूव कर देते हैं। यूरिन जो है, यूरिन भी हमारे ब्लड में होता है। यूरिन के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, हार्मफुल जो है कंपोनेंट होते हैं, इसलिए हमको इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ये ब्लड हमारा आता कहाँ से है, ब्लड हमारा बनता कहाँ है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया भी है। तो यहाँ पर जो है ब्लड जो है वो बनता है बोन मैरो से। अब ये बोन मैरो क्या होती है देखते हैं। बोन मैरो, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, जिसे हम कहेंगे अस्थि मज्जा। जो हमारी बोन होती है, हड्डी होती है, बड़ी जो लंबी हड्डी होती हैं, लॉन्ग बोन होती हैं, उसमें जो बीच में खोखला पदार्थ होता है, खोखला पार्ट होता है, उसमें हमारी जो है यहाँ से आरबीसी बनती हैं और यहाँ से एक डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट और प्लाज्मा बनता है। इसका जो रंग होता है वो लाल होता है आरबीसी का, और इसका जो है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट प्लाज्मा का पेल येलो, हल्का पीला रंग होता है। अभी ये क्यों होता है इस पे भी बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, अभी यहाँ पर से एक क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो हम बच्चा इंसान को का ब्लड, जो इंसान का ब्लड जो है वो बन रहा है बोन मैरो से। यहाँ पर ये हमने इसलिए थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। जो एम्ब्रो होता है, जो हमारे जो पेट में बच्चा होता है, ठीक है, तो वो जो भ्रूण में बच्चा होता है, एक मिनट, जो भ्रूण में बच्चा होता है, भ्रूणी अवस्था में, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि एम्ब्रोनिक स्टेज में जो बच्चा होता है, भ्रूणी अवस्था में जो बच्चा होता है, उसका ब्लड कहाँ से बनता है, क्योंकि उसकी हड्डियाँ तो अभी प्रॉपर तरीके से बनती नहीं है। तो क्या इस बच्चे के अंदर खून नहीं होगा, इसमें खून होगा लेकिन बोन मैरो में नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ था। क्या आया था, जो बच्चा एम्ब्रोनिक स्टेज में होता है, वो बच्चा जो भ्रूणी अवस्था में होता है, उसके अंदर हड्डी का निर्माण नहीं होता है, प्रॉपर तरह से नहीं हुआ होता है, तो हड्डियां नहीं है तो बोन मैरो भी नहीं होगा, तो उसके अंदर खून कहाँ से आएगा। तो एम्ब्रोनिक जो कंडीशन में कोई बच्चा है माँ के पेट में 2.5 महीने 3 महीने का, तो उसमें ब्लड का फॉर्मेशन, उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ से होगा। तो उसमें जो ब्लड का निर्माण होगा वो होगा, आपको याद रखना है यहाँ पर, वो होगा लीवर से या स्प्लीन से, यहाँ से उसका निर्माण होगा, जिसकी अभी हड्डियाँ नहीं बनी हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ब्लड की कितनी मात्रा होनी चाहिए, ब्लड की कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेल में जो है वो होती है 5 से 6 लीटर और फीमेल में जो है वो होती है 4 से 5 लीटर। कहीं कहीं आप मेल में 5.5 से 6 लीटर भी लिखा पाएंगे। ये समझ लीजिए यहाँ पर टोटल बॉडी वेट का 7% होता है, या कहीं कहीं लिखा है 7 से 7.5% हमारा ब्लड होता है टोटल बॉडी वेट का। अब बात करते हैं ब्लड का कलर किस रंग का होता है। तो सभी जानते हैं ब्लड का कलर होता है रेड, ठीक है। अब ये रेड क्यों होता है, ये लाल रंग किसकी वजह से होता है।
तो ये लाल रंग जो है वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। जब भी हम ये जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो यहाँ पर ये याद रखना है, जब भी हम कोई भी कलर पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उस कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं पिगमेंट, जिसको कहेंगे हिंदी में वर्णक। वो पिगमेंट कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या कहें कोई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलकर बना सकते हैं वो पिगमेंट। तो यहाँ पर ये जो रंग है वो हीमोग्लोबिन के वजह से, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से इसका ब्लड का रंग लाल होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है जो हमारे रंग को लाल कर देता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहा है, हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है जो हमारे रंग को लाल कर देता है? तो ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हीमोग्लोबिन को जब हम दो पार्टों में तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक हिम निकल के आता है, एक ग्लोबिन निकल के आता है। ठीक है, तो ये जो हिम है ये हमारा लाल करता है, ये हमारा आयरन है। और ये जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन है। ये ग्लोबिन को ग्लोबुलर भी कहा जाता है, इस प्रोटीन को ग्लोबुलर भी कहा जाता है। ये किस प्रकार का प्रोटीन है? ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो किस प्रकार की प्रोटीन है। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। जटिल वो प्रोटीन होते हैं जो फाइबर की फॉर्म में होते हैं। कभी कभी इस ग्लोबिन को ग्लोबुलर, ये जो लिखा है ग्लोबुलर प्रोटीन भी कहा जाता है। ग्लोबुलर का मतलब भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ही है। बहुत से फाइबर जुड़े होते हैं, जब बहुत से रेशे ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिम की। ठीक है, हिम की, एक मिनट, हिम की। तो जो हिम है, हिम का जो रंग होता है, हिम का जो नेचुरल रंग होता है वो हमारा किस रंग का होता है? वो हमारा होता है बैंगनी कलर का, वायलेट कलर का। हमारा वायलेट कलर का होता है, वायलेट बैंगनी कलर का हमारा हिम का, जो हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन का जो नेचुरल कलर। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, हीमोग्लोबिन का जो नेचुरल कलर होता है वो किस रंग का होता है? वो बैंगनी कलर का होता है। ये हमारा बैंगनी कलर का होता है। अब यहाँ पे बात आती है, जब ये बैंगनी है तो ये फिर लाल कैसे हुआ? ठीक है, तो ये जो हिम है ये हमारा आयरन कंपाउंड है। ये हमारा लोहे का यौगिक है हिम। तो जब ये आयरन हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये लाल रंग देता है। यहाँ पर ये लाल रंग देता है। लेकिन आपको ये याद रखना है, हीमोग्लोबिन का या ग्लोबिन का जो नेचुरल कलर है वो किस कलर का है? वो है हमारा बैंगनी कलर का। हीमोग्लोबिन को HB लिखा जाता है, कभी कभी इस तरीके से लिखा जाता है, कभी कभी इस तरीके से लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट अब आ रहा है हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होती है, कि इंसान के शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेल हैं उनमें होना चाहिए 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड, और फीमेल में 10 से 12 ग्राम पर 100 ml ब्लड। अब यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं कि अब देखिए, ब्लड जो है हमारा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और एक ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर बात होने वाली है कि ये ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं। ये हम ऑक्सीजन जो है वो एयर के थ्रू लेते हैं। कैसे लेते हैं? पहले वो नोज़ में आती है, ठीक है, पहले हमने एयर ली, एयर के हमारे साथ बहुत सी गैसें आ गई। जब बहुत सी गैसें आ गई तो यहाँ से एयर से नोज़ से कहाँ गई? वो हमारी विंड पाइप में एयर गई, फिर वो हमारी लंग्स में गई,
लंग्स में क्या है, लंग्स में खून है। खून के अंदर जो हिम है, खून के अंदर जो हिम है वो किसको सॉल्यूबल कर लेता है, वो ऑक्सीजन को सॉल्यूबल कर लेता है, वो ऑक्सीजन को घोल लेता है। ऑक्सीजन को जो है हिम क्या करता है, आयरन के साथ जुड़ेगा और खून हिम और ये हिम ऑक्सीजन को सॉल्यूबल कर लेगा, इसलिए ये लाल रंग का हो जाता है। ये जो है प्योर ब्लड हमारा हो जाता है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है ये कौन में किस में घुलता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मिलता है किस में घुलता है, तो वो हमारा है हिम में घुलता है, हीमोग्लोबिन में के साथ यहाँ पर खून के अंदर जो हिम है उसमें वो घुल जाएगा। अब ये ऑक्सीजन जाता है हमारी सेल के पास, कितने अंदर किसके अंदर घुलकर, ब्लड के अंदर घुल के जाता है। ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा ब्लड के अंदर घुल के जाता है। अब ये ब्लड क्या है, एक लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। और सेल के पास क्या होता है, सेल के पास होता है, नीचे आप दिखाते हैं, सेल के पास होता है C6H12O6। ये किसका फार्मूला है, ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है, ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है। तो यहाँ पर जब ग्लूकोज के साथ ये रिएक्ट करता है, ये देखिए आप, ये यहाँ पर ग्लूकोज हो गया। अब ये जब यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचेगी, जब ये ब्लड में मिलके ऑक्सीजन पहुँचेगी तो ये क्या करेगा, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये एनर्जी हमारे काम की है, क्योंकि इंसान का जो शरीर है वो बिना ऊर्जा के काम नहीं करता है, इसलिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये H2 क्या है, H2 वाटर है। जो हमारा शरीर है वो 70% उसमें वाटर है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए CO2 दोबारा किसके साथ घुलेगी, ब्लड के साथ, और वो नोज़ के थ्रू हम उसे बाहर निकाल देंगे। जिसमें CO2 घुली होगी उसको हम इम्प्योर ब्लड कहेंगे। यहाँ पर देखें आप, इसको हम इम्प्योर ब्लड कहेंगे, या हम कह सकते हैं इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी नीचे दिखाते हैं, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिसमें O2 होगी उसे कहेंगे प्योर ब्लड, शुद्ध रुधिर, या इसे कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन युक्त रुधिर। और जिसमें CO2 होगी उसे कहेंगे हम इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रुधिर, या कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ इसमें जो हीमोग्लोबिन भी होगा इसको कह सकते हैं Hb+O2, तो इसको हम नाम दे सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग किस रंग का होता है, तो वो होता है लाल रंग का। अब यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिली है, तो इसका रंग किस तरीके का हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ये वायलेट कलर का है, ये बैंगनी कलर का है। कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके साथ मिलती है तो ये डार्क ब्लू हो जाता है। जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलती है तो ये ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है। अभी हम बात करेंगे कि उसका नाम RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, और जो है ब्लड बैंक किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस सब पे बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्लड के सेल्स के। तो ब्लड में जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं, एक होता है लिक्विड कंपोनेंट और एक होता है सॉलिड कंपोनेंट। जो लिक्विड कंपोनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होता है हमारा प्लाज्मा। लिक्विड कंपोनेंट में हमारा आएगा प्लाज्मा, और जो सॉलिड कंपोनेंट है उसमें आएंगे हमारे सेल। ठीक है ब्लड। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ब्लड में प्लाज्मा कितने % होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लें, यहाँ पर इस स्लाइड में, इस वीडियो में, यहाँ पर आप लिख लें, इसमें 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में, 55% प्लाज्मा होता है और 45% हमारे सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेल्स की। जो ब्लड के सेल हैं वो कौन कौन से हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लाज्मा जो है वो हमारी तरल पदार्थ है। प्लाज्मा हमारा तरल पदार्थ है। इसका रंग कैसा होता है, ये होता है पेल येलो कलर का, हल्के पीले रंग का। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा का रंग
किस पिगमेंट की वजह से हल्का पीले रंग का होता है? तो वो होता है हमारा बिलीरुबिन के कारण। बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण जो हमारे प्लाज्मा का रंग होता है वो पीला होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि ये बिलीरुबिन कौन बनाता है? तो बिलीरुबिन जो है ये हमारा लीवर बनाता है। ये भी आपको याद रखना है। जो हमारा लीवर है ये दो पिगमेंट बनाता है, एक बिलीरुबिन बनाता है जो हल्के पीले रंग का होता है, प्लाज्मा को देता है, और एक बनाता है बिलीवर्डिन। यहाँ पे ये भी नाम आप याद रखें, बिलीवर्डिन, BILLVERDIN, बिलीवर्डिन। ये ग्रीन कलर का होता है, ये बाइल जूस को देता है। बाइल जूस का जो रंग होता है वो बिलीवर्डिन के कारण होता है, और जो प्लाज्मा का रंग होता है वो हमारा होता है बिलीरुबिन के कारण। अब यहाँ पर प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा जो में हमारा वाटर होता है, हमारे प्रोटीन होते हैं, और ग्लूकोज होता है, आयंस होते हैं। अब ये आयंस क्या होते हैं यहाँ पे हमने लिख रखा है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये सब एक्सेट्रा, ये सब जो है होते हैं। अब ये वाटर कितने % होता है? प्लाज्मा में वाटर होता है 90 से 92% वाटर होता है। प्रोटीन कितना होता है? 8 से 9% प्रोटीन होता है, और 1 से 2% हमारे ग्लूकोज आयन होते हैं। अब कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, उनके क्या क्या काम हैं, ये भी बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फ़ौरन आंसर देंगे। ये देखिए यहाँ पर प्रोटीन, जो हमारे में प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन हमारे 5 टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रिनोजन, तीसरा है फैब्रिन। तो इन्हें हमने एक में इसलिए लिखा है कि ये तीनों मिल के हमारा क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, जो खून का थक्का जमाते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबिन। इस ग्लोबिन का क्या काम है ये पढ़ लेते हैं। ये जो है, जो ग्लोबिन नाम ही से पता चल रहा है ग्लो, तो ये हमारी स्किन को ग्लो रखने का काम करते हैं, ग्लो में लाने का काम करते हैं। और यही ग्लोबिन जो है ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। ये जो है इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, किसके अगेंस्ट? बाहर से आए हुए बैक्टीरिया, वायरस के अगेंस्ट। तीसरा है हमारा एल्बुमिन। एल्बुमिन का क्या काम होता है? जो हमारे आयन हैं, साल्ट्स हैं, मिनरल हैं, तो ये हमारी बॉडी में जितने भी आयन्स हैं, ठीक है, जो साल्ट्स हैं, उनको बैलेंस करने का काम करता है। जितने भी कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, NaCl हो गया, आयोडीन हो गया, जितने भी आयन्स हैं, साल्ट हैं, तो उनको रेगुलेट करने का कौन काम करता है? वो करता है एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे होंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? जो आयंस और मिनरल की मात्रा पर संतुलन बनाए रखता है, तो उसको कहते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। यही याद रखना है आपको कि आयन और मिनरल्स का जो संतुलन बनाए रखता है उसको कहेंगे हम ऑस्मो रेगुलेशन। और ये जो है एल्बुमिन, वो हमारा पीएच को रेगुलेट भी करता है, यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि खून का, रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान होता है 7.4। ये भी आपको लिख लेना है, इसमें नहीं लिखा है लेकिन आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से? देखिए RBC, रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर से क्वेश्चन इतने बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर से बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, रेड ब्लड सेल्स को और किस नाम से जानते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसको जो है जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स, या क्वेश्चन आ जाएगा इरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं? तो उसमें आपका होगा WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, तो उसमें आपको RBC लगाना है। तो ये आपको याद रखना है, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अब ये हमारे बॉडी में कितने होते हैं? यहाँ पर
कितने होते यहाँ पर कितना होता है, मेल में जो है 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर 100 ml हीमोग्लोबिन, और फीमेल में जो होता है वो होता है 4 से लेके 4.5 मिलियन पर 100 ml HB मतलब हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर एक चीज़ हम समझ लेते हैं, यहाँ पर RBC हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे हम लिख लेते हैं W, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लेटलेट को हम डाल देते हैं PT, फिर इसके बाद डाल देते हैं WBC, ठीक है। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए। तो जो हमारे RBC होते हैं वो हमारे मिलियन में होते हैं, ठीक है। जो हमारी प्लेटलेट होती हैं वो हमारी लाख में होती हैं, लैक्स में, ठीक है। और जो हमारी WBC होते हैं वो हमारे 1000 में होते हैं। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ब्लड में सबसे ज़्यादा सेल्स कौन से होते हैं, तो वो आपको याद रखना है RBC होते हैं मिलियन में। उससे अगर पूछ दे सबसे कम कौन होते हैं, तो होते हैं WBC वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है, तो यहाँ से नीचे बताते हैं। अब यहाँ पर बात आती है साइज़ की। जो साइज़ होता है, जैसे मान लीजिए RBC है, ठीक है। आप देख रहे हैं RBC यहाँ पर लिखा है इट इज़ स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, तो ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, छोटे होते हैं। उसके बाद अगर पूछते इससे RBC से बड़ा क्या होता है, प्लेटलेट, ये प्लेटलेट इतनी बड़ी हो गई मान लीजिए, तो और WBC सबसे बड़ी होती हैं, WBC सबसे बड़ी होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन है, तो वो है हमारी RBC। अगर पूछ दे जो है सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो वो है WBC। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अभी हम केवल RBC के बारे में बात करेंगे, WBC के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर इट इज़ द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, रुधिर की सबसे छोटी कोशिका है। अब यहाँ पे बात आती है RBC लाल क्यों होती है, RBC कहाँ बनती है। तो RBC जो लाल होती है तो वो होती है हीमोग्लोबिन के कारण। और कहाँ से बनती है, तो जो RBC बनती है, RBC भी किसका कंपोनेंट है, ब्लड का। ब्लड के अंदर ब्लड का सेल है, तो वो ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड बनता है बोन मैरो में। तो RBC कहाँ बनेगी, RBC भी बोन मैरो में बनेगी, ठीक है। RBC आपने जो है एक चीज़ यहाँ पर हम बता रहे हैं, जहाँ सेल की बात आ गई है, RBC हमारा सेल है किसका, ब्लड का। तो आपने पढ़ा होगा सेल जब, या अभी सेल जो आपने पढ़ा है, तो सेल में क्या होता है, सेल एक टाइम के बाद अपने आप ये ख़त्म हो जाता है। एक इसका समय होता है, लाइफ स्पेन होता है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये सेल जो क्या हो जाती हैं, ये डेड हो जाती हैं। ये सेल डेड हो जाती हैं, फिर वापस बनती हैं, नई कोशिकाएँ बनती हैं, ठीक है। जो डेड होती हैं फिर वापस बनती हैं। तो यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है कि RBC का जीवन काल कितना है, कि RBC जो है वो कितने दिन तक जीवित रहती है, कितने दिन तक काम करती है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। तो वो हमारी RBC है, उसका जो जीवन काल है वो है 120 दिन, लाइफ स्पेन हमारा 120 दिन। जो हमारी RBC होती है वो 120 दिन काम करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बनता है, ये बनी तो हमारी बोन मैरो में, अब ये मरी कहाँ, ये हमारी 120 दिन बाद ये ख़त्म कहाँ हो गई, ये हमारी कहाँ ख़त्म हुई, क्वेश्चन यहाँ पर से ये बनता है। तो ये हमारी जो मरने जाती है, समझ लीजिए जो हमारी RBC हैं वो हमारी कहाँ मरने जाती हैं, वो हमारी मरने जाती हैं लीवर के पास या स्प्लीन के पास, इन दोनों के पास जाती हैं। कुछ RBC जो है लीवर में जाती हैं और बहुत ज़्यादा, कुछ जाती हैं लीवर में और बहुत ज़्यादा जाती हैं स्प्लीन में। इस लीवर में कम जाती हैं, स्प्लीन में बहुत ज़्यादा जाती हैं, ठीक है। अब मरी हुई चीज़ जो होती है उन्हें कहाँ लेकर जाया जाता है, कब्रिस्तान में। मरे हुए लोगों को कहाँ लेके जाया जाता है, कब्रिस्तान में। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है RBC मरने के लिए कहाँ जाती है, आपको याद रखना है लीवर में और स्प्लीन में। अच्छा, अब इन लीवर और स्प्लीन को, इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC का कब्रिस्तान। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है कि RBC का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो आपको लगाना है लीवर और स्प्लीन। अब एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन आ जाए, दोनों आए और उसमें बोथ दिया हो,
तो आपको बोथ पे टिक करना है, और अगर बोथ ना आए तो आपको स्प्लीन पे टिक करना है, क्योंकि स्प्लीन में बहुत सी जाति हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं, जो हमारी आरबीसी मरने गई, कहाँ कहाँ गई? एक लीवर में गई, एक स्प्लीन में गई। जो लीवर में गई हैं वो परमानेंट हमेशा के लिए डेड हो जाती हैं, डेड सेल बन चुकी हैं, जो हमारी कभी फिर जीवित नहीं होती, वो हमारी मर जाती हैं। लेकिन जो स्प्लीन में गई होती हैं वो कुछ टाइम के बाद वापस बनना स्टार्ट हो जाती हैं, वो कुछ समय के बाद रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ टाइम के बाद वापस बनती हैं। अब स्टार्ट जो है जब वो बन जाएंगी, अब वो स्टोर कहाँ होंगी? तो वो स्टोर होती हैं स्प्लीन में। वो हमारी जो राइट ब्लड सेल्स हैं वो लीवर में गई, और कुछ लीवर में गई और बहुत ज़्यादा सी स्प्लीन में गई। जो लीवर वाली हैं वो परमानेंट मर जाती हैं, ठीक है। और जो स्प्लीन में गई वो रीजनरेट होती हैं, वो दोबारा बनती हैं। और लेकिन ये कहाँ स्टोर होती हैं? ये पूरी की पूरी हमारी स्प्ली और या इसे कहेंगे हमें हिंदी में तिल्ली, यहीं पे ये स्टोर हो जाती हैं। इसीलिए स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। किसे कहते हैं? स्प्लीन को। ये याद रखना है आपको, बहुत ही बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। तो ये क्यों कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ सेल? अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि किस वजह से वो मरने के बाद स्टोर होती हैं स्प्लीन में ही, बाद में ज़िंदा होके वहीं पे स्प्लीन में स्टोर हो जाती हैं। फिर जिस ऑर्गन को हमारे बॉडी को अगर में जो ऑर्गन है उसको आरबीसी की ज़रूरत होती है तो वो आरबीसी स्प्लीन से ले लेता है, ठीक है। कभी कभी जो है हमारी बॉडी में किसी ऑर्गन को जो है आरबीसी की कमी लगने लगी तो किससे लेगा? वो स्प्लीन से लेगा। अब यहाँ पर से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, इस वीडियो में हम यहीं तक लेंगे, फिर हम डब्ल्यूबीसी भी कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें, आरबीसी क्या है? एक सेल है, ठीक है। आरबीसी क्या है? एक सेल है। आरबीसी जब एक सेल है, सेल में क्या होता है? सेल में जो है एक न्यूक्लियस होता है, आपने पढ़ा होगा, केंद्रक होता है। जहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, तो हमारा केंद्रक होता है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए क्या आरबीसी में केंद्रक होता है, ये आपको याद रखना है। जो हमारे स्तनधारी होते हैं, जो हमारे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके 4 चैम्बर होते हैं, उसमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता। यहाँ पर से बहुत अच्छा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपको, ये यहाँ पर से समझ लीजिए। जो स्तनधारी जो होते हैं, जो मैमल होते हैं, उनके आरबीसी में न्यूक्लियस जो है वो केंद्रक जो है वो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर 2 अपवाद हैं, अपवाद। तो ये अपवाद क्या है? जो उस लाइन को फॉलो ना करें। तो हमने बताया कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन जो 2 अपवाद कौन से हैं? कैमिल, एक ऊँट जो होता है, यहाँ पे आप लिख लें कैमिल, और एक होता है लामा। ये लामा भी एक छोटा ऊँट होता है जो पहाड़ी इलाकों पे पाया जाता है। यहाँ पर ये अपवाद हैं, इन दोनों मैमल में न्यूक्लियस पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन और हमारी ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है आरबीसी में न्यूक्लियस। अब आपको ये पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस जो है वो हमारा ब्रेन का सेल का ब्रेन है। न्यूक्लियस जो है हमारे सेल का ब्रेन है, ब्रेन कहा जाता है। तो यहाँ पर तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो यहाँ पर इसको आरबीसी को ब्रेनलेस सेल भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ब्रेनलेस सेल। अब क्वेश्चन में आ जाए ब्रेनलेस सेल किसे कहते हैं, तो ब्रेनलेस सेल जो है वो किसको कहते हैं? आरबीसी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है। जो सेल में, कोशिका में केंद्रक होता है उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेन कहते हैं। केंद्रक को सेल का ब्रेन कहते हैं। लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, तो इसको क्या कहेंगे हम? ब्रेनलेस सेल। इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी पे, प्लेटलेट पे, फिर हार्ट पे, सब पे बात करेंगे धीरे धीरे। प्लीज़ आप वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें,
और कमेंट करें। थैंक यू।